अस्सलाम वालेकुम जी। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वेव्स के बारे में। इससे पहले हमने ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ा। तो आज हमारा टास्क होगा कि वेव्स क्या होती हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ वेव्स देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वेव्स को कितनी कैटेगरीज में ले जाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे वेव्स के चलने के तरीके, प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के लिहाज से वेव्स की टाइप्स कैसे हो सकती हैं। तो उसमें हम जिन चीजों को अपने फोकस में लाएंगे वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन के मीडियम के पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, उस लिहाज से कितनी टाइप्स होंगी। फिर हम देखेंगे कितनी सिमतों में वेव चल रही है, उस लिहाज से कितनी टाइप्स होंगी। पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट और शेप ऑफ वेव फ्रंट के लिहाज से भी वेव्स की टाइप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारी मेन हेडिंग होगी वेव्स। वेव्स क्या है? आप कहोगे कि जो मीडियम में डिस्टरबेंस अगर आप पैदा करो और उसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करने लग पड़े, इक्वल इंटरवल में रिपीट करें, तो डेट इज कॉल्ड वेव। ठीक होगी बात? तो क्या समझ आ रही है कि आपने एक मीडियम को डिस्टर्ब किया, उस मीडियम की डिस्टरबेंस की वजह से वहां पे जो पार्टिकल ऑफ मीडियम थे उन्होंने क्या शुरू कर दी, वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर दी एक सर्टेन इंटरवल्स में, तो वो वेव बनेगी। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास इस तरीके से वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, क्योंकि मीडियम में तो पार्टिकल साथ साथ होते हैं। तो आप वेव को यूं भी समझ सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब वो हो कैसे रही है, वो मैकेनिज्म हम अभी पढ़ते हैं, वही हमारा टास्क है। तो वेव आपके पास फिजिक्स में बेशुमार जगहों पे आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स में देखें तो आप कहोगे सरफेस वेव, जिसे आप सेस्मिक वेव्स भी बोल सकते हो, फिर आप बोलोगे वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स। अब ये वेव्स हम कुछ आप कह लो मैकेनिकल हैं, कुछ नॉन मैकेनिकल हैं। अब हमारी कान की मदद से हम साउंड सुन पाते हैं, हमारी आंख की मदद से हम रोशनी देख पाते हैं, तो ये वेव्स हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी ट्रांसफर होती है हम तक, जिसे हम रिसेप्टर जो हमारे हैं वो फील कर पाते हैं। ठीक होगी बात? तो ये जनाब वेव्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम टाइप्स ऑफ वेव्स की जानिब चलते हैं। तो पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से वेव्स की टाइप्स समझाता हूं। तो आप कहोगे तीन मेजर टाइप्स हैं, जिनमें क्या क्या है, मैकेनिकल वेव्स आ जाती हैं। अब मैकेनिकल वेव्स के दो बुनियादी फीचर हैं। आपके पास जब हम ये कोर्स आगे लेके चलेंगे तो मोस्टली हिस्सा मैकेनिकल वेव्स पे ही मुश्तमिल है। तो उस लिहाज से ये दो बातें बड़ी अहम है कि भाई आपके पास न्यूटन के लॉज इस पे लगेंगे, यानी ये न्यूटन के लॉज को फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं। दूसरी बात कि जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपके पास जो वेव है, वो मीडियम के पार्टिकल के अंदर ही रहेगी, यानी मीडियम से बाहर नहीं निकलेगी। देसी जुबान में बोलूं तो इनको मीडियम की जरूरत होती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे आपके पास वाटर वेव्स है, एयर है। अब एयर साउंड आपकी तभी ट्रेवल कर पाएगी अगर एयर मौजूद होगी, मीडियम मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ मीडियम में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे मैंने वाटर एग्जांपल की बात की, साउंड वेव्स की बात की, सेस्मिक वेव्स की बात की, इनको मीडियम की क्या होती है, जरूरत होती है। अब जनाब अगली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझ लो कि इनको बिल्कुल मैकेनिकल का अपोजिट, कि इनको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। अगर इनको मीडियम की जरूरत नहीं है तो फिर ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे एक चैप्टर इसके बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैरी करती है, जिससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अब जो सूरज चांद सितारों से जो रोशनी हम तक आ रही है, वो सारी की सारी आपके बेसिकली वो एक इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब एक बड़ी अहम बात कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके मैं आगे चल के मुख्तलिफ एग्जांपल्स के नाम बताता हूं, वो सब के सब सेम स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। ठीक है, सेम स्पीड से चलते हैं। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप उसे एग्जैक्ट बोलना चाहो तो 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड, यानी इतने मीटर तय करती है एक सेकंड के अंदर। ठीक होगी बात? तो इसकी एग्जांपल्स में आप कहोगे विजिबल लाइट है, यूवी है, रेडियो है, टेलीविजन वेव है, माइक्रोवेव्स है, एक्सरेज है, रेडार है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
अब अगली बात हम करते हैं मैटर वेव्स की। हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट है, इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ, आप एटम्स, मॉलिक्यूल की भी बात कर सकते हैं। आप जब इतने नैनो लेवल पे जाते हैं तो आप उनकी मोशन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते, वो आपके पास वेव बिहेवियर शो करते हैं चलते वक्त। ठीक है, तो इसका मतलब जब वो आपके पास मूव करेंगे तो एक वेव पैटर्न आपको दे रहे होंगे, तो वो अब जो आप हर मैटर के साथ जो एसोसिएट वेव है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव्स। ठीक होगी बात। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम इसका जिक्र करते हैं, डी ब्रॉगली ने इसको वहां पे स्टडी किया। तो फिर वक्त हम इसकी 3 कैटेगरी पढ़ चुके हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एक है मैकेनिकल वेव, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक है मैटर वेव्स। अब जनाब जरा प्रोपोगेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज मुझे समझनी चाहिए वो है वेव मोशन, कि किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये चीज वेव मोशन में हम पढ़ते हैं, यानी वो मैकेनिज्म पढ़ते हैं बुनियादी तौर पे। तो पहली जो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो वेव मोशन है और जो आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन है वो जनाबे वाला आपके पास डिफरेंट होती है कुछ लिहाज से। तो वो आपने देखना है कि 3 तरीकों से वो आपके पास डिफरेंट है। सबसे पहला तरीका है सुपरपोजिशन का। क्या मतलब कि जब आपकी 2 वेव्स चल रही होंगी वो सुपरपोजिशन हो सकती हैं, यानी आपस में मिल सकती हैं, जबकि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वो इस तरीके से मूव सुपरपोजिशन नहीं होती उनके अंदर। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, वो चलते चलते मिलेंगी, देन आफ्टरवर्ड वो अपनी मोशन अपने रास्ते पे जारी रखेंगी। ठीक है, तो ये वेव मोशन की एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर की मोशन में, जो ऑब्जेक्ट की मोशन में नहीं होती। फिर आपके पास ये है कि मीडियम जो है वो वेव के साथ ट्रांसफर नहीं होता, यानी अगर पानी में से वेव गुजर रही है किसी तालाब में तो वो पानी वहीं रहेगा, उसके अंदर से वेव गुजर जाएगी, मीडियम उसी जगह पे मौजूद रहेगा। ठीक है, ये एक डिफरेंट है। फिर आपके पास जो वेव वेलोसिटी है वो मीडियम पे आपके पास डिपेंड करती है, यानी कि क्या मतलब कि आपके पास डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, वो चीज इफेक्ट करेगा हमारी वेव की स्पीड को। ठीक है, जबकि जब हम आम जो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन की तो ड्रैग फोर्स होती है मगर वो इतनी डोमिनेंट नहीं होती कि वो हमारी स्पीड को यानी आपके डिपेंड कर सके। तो ये चीज अब आपके पास इस तरीके से ये डिफरेंट था। अब आप कहेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको समझ आने चाहिए, ये हम प्रूव भी करेंगे बकायदा, यहाँ पे सिर्फ अभी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। वो क्या है जनाब कि जब आपकी वेव चल रही होगी तो आप कोई से 2 पॉइंट उठा लो तो उनके बीच में कंटिन्यूस क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। आप कोई से सक्सेसिव पॉइंट देख लो, अगर उनमें कह लो 270 का डिफरेंस है तो वो 270 का डिफरेंस रहेगा उनके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। फिर दूसरी चीज क्या है कि वेव मोशन इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ द वेव के। क्या मतलब कि वेव का एम्पलीट्यूड जितना मर्जी हो जाए, वेव मोशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। छोटा एम्पलीट्यूड हो, बड़ा एम्पलीट्यूड हो, वेव का जो बहाव है, वेव की जो मोशन है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये आपने वेव मोशन के कुछ की पॉइंट्स पढ़े। अब हम टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ते हैं प्रोपोगेशन के लिहाज से, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन के लिहाज से बात करता हूं। अब चूंकि मैंने लफ्ज पार्टिकल कर दिया, मीडियम की बात होगी तो इसका मैकेनिकल वेव्स का जिक्र आना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि मीडियम के पार्टिकल का बर्ताव क्या है, एनर्जी किस तरफ जा रही है, पार्टिकल किस तरफ जा रहे हैं। इस बुनियाद पे आप जो पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होगा, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे ऐसे कि जिस सिंथ में एनर्जी जा रही है, जिस सिंथ में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि आपके पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव के ट्रेवल करेंगे वो पार्टिकल मीडियम के। जैसे आप इस केस में देख सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है वो राइट पे मूव कर रही है जबकि पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर अप डाउन मूव कर रहा है। तो ऐसी कोई वेव होती है तो दैट इज ट्रांसफर वेव। जैसे आप कह सकते हो कि रस्सी के अंदर आप वेव पैदा कर सकते हो, अगर आप उसे वाइब्रेट करते हो, ओसिलेट करते हो अप एंड डाउन, तो वो जनाब जो वेव पैदा होगी वो ट्रांसफर वेव पैदा होगी।
ठीक होगी बात। अब इसमें अब आपके पास जो डिस्टर्बेंस है वो अप डाउन है, मगर आपकी जो एनर्जी की ट्रेवल है, वेव की ट्रेवल है, वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक होगी बात। अब अगली बात जो चीज, लाइट एग्जांपल है आपके पास, लाइट वेव। अगर से हम नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल की बात कर रहे थे, लाइट नॉन मैकेनिकल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, तो हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे लाइट में, पोलराइजेशन, जो प्रूफ करेगा कि लाइट आपके पास ट्रांसवर्स नेचर रखती है। ठीक होगी बात। तो वो जब चैप्टर आएगा वहां पे हम इस बात को प्रूफ भी करेंगे। तो फिर क्या है जनाब, लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपके पास। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो आपकी वेव के अलोंग मूव कर रहे होते हैं, यानी आपके पास जिस सिंथ में वेव ट्रेवल कर रही है कह लो, उसके पैरेलल कह लो आप। ठीक है, तो ये ऐसी कोई वेव होती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि आप एक स्प्रिंग को पुश एंड पुल कर रहे हो, तो वो जो वेव ट्रेवल कर रही है वो आपके उसी रास्ते पे ट्रेवल कर रही है जिस सिंथ में आप पुश और पुल दे रहे हो। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है साउंड। जब आप बोलते हो तो आप अपने चेहरे के आगे वाले जो एयर पार्टिकल है उन्हें दबाते हो, वो अपने से अगले पार्टिकल को दबा के वापस आ जाते हैं। तो एनर्जी उसी सिंथ में ट्रेवल कर रही है जिस सिंथ में आप बोल रहे हो, तो पार्टिकल उसी के अलोंग बैक एंड फोर्थ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आ जाती है किसकी, साउंड की। अब एक बड़ी अहम बात है, कुछ ऐसी वेव्स का जिक्र करेंगे जो कि ना लॉन्गिट्यूडनल है ना ट्रांसफर है, प्योर, यानी अब वो मिक्स हो जाती हैं। कैसे, जैसे वाटर वेव्स आ जाती हैं तो उसमें पानी के पार्टिकल अप एंड डाउन भी चल रहे होते हैं और बैक एंड फोर्थ भी चल रहे होते हैं, तो एक एलिप्टिकल पाथ बन जाता है। ठीक हो गया बात। तो आप उनको ना खालस लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हो, ना खालस आप उनको ट्रांसफर वेव कह सकते हो। अब जनाब जो अगली चीज हमने पढ़नी है वो है नंबर ऑफ डायमेंशंस, कि वेव कितनी सिमतों में चल रही है, उस लिहाज से उसका नाम अगर रखा जाए तो वन डायमेंशनल वेव किसे कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि वेव सिर्फ एक ही एक्सिस, एक ही कोऑर्डिनेट पे चल रही है, तो आप कहेंगे जैसे रस्सी के अंदर है, जैसे आप कहेंगे स्प्रिंग के अंदर, अभी आपने लॉन्गिट्यूडनल की मिसाल देखी, तो वो वन डायमेंशनल आपके पास थी। टू डायमेंशन में क्या आ जाता है कि आप दो एक्सिस के दरमियान में आप आ गए, जैसे पानी की आपकी वेव आ जाती है, पत्थर फेंके तो वो जो अप एंड डाउन चलेगा वो एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है, वाई एक्सिस पे भी चल रहा है, लेट्स से बात कर लेते हैं, तो वो टू डायमेंशनल का कंसेप्ट आ जाता है। फिर थ्री डायमेंशनल वेव्स भी है, जैसे साउंड है, जैसे लाइट है, तो ये थ्री डायमेंशन। आप एक छोटा सा एलईडी बल्ब ऑन करो, क्या उसकी लाइट तीनों तरफ में नहीं जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो थ्री डायमेंशनल वेव बन रही है लाइट की। तो ये जनाब डायमेंशंस के लिहाज से हमने वेव्स की टाइप पढ़ी। अब जरा पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट ले लेते हैं कि आपके पास जो मीडियम में मूव करना है टाइम के लिहाज से, अगर आप इसमें पहली चीज देखें दैट इज पल्स वेव। पल्स वेव का देसी सा मतलब समझो कि आपने एक रस्सी में एक झटका दिया है, जर्क दिया है, तो एक हम्प सा बन गया जो चल रहा है। ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए आपने उसे क्रिएट किया, बस होगी बात। तो वो जो वेव चलेगी रस्सी के अंदर वो क्या कहलाएगी, पल्स वेव कहलाएगी। ठीक होगी बात। तो आपके पास आपने बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए एक डिस्टर्बेंस पैदा की, वो डिस्टर्बेंस मीडियम में चली, तो वो जो वेव होगी वो क्या होगी, पल्स वेव होगी। ठीक है, अब वो पल्स वेव जहां जहां से ट्रेवल करेगी सिर्फ वही मीडियम का हिस्सा डिस्टर्ब होगा, बकिया सारा मीडियम अपनी नॉर्मल हालत में होगा, रेस्ट वाली हालत में होगा। ठीक है जनाब। अब इसी से हम अगली चीज पे चलते हैं, वेव ट्रेन, कि आप मुसलसल जर्क प्रोड्यूस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो वो जो पल्सेस होंगी वो आपके मीडियम में से ट्रेवल करती चली जाएंगी। तो सीरीज ऑफ वेव पल्स क्या कहलाती है, वेव ट्रेन कहलाती है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब आप पीरियोडिकली अगर ये कर रहे हैं तो वो आपकी रस्सी में से या जो भी आप मीडियम है जिसमें आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, वो पल्सेस आपकी कंटिन्यूसली क्या करती जाएंगी, मूव करती जाएंगी। तो जैसे हम इसकी बात कर लें, हार्मोनिक वेव की बात कर लें कि आपका हर पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा होता है, तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल ली जा सकती है। अब जनाब जो अगली चीज है वो है शेप ऑफ वेव फ्रंट। पहले तो मुद्दा समझो कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट अगर अब मैं मिसाल दूं आपको रोशनी से, आप एक एलईडी का बल्ब लो, लेट्स से उस बल्ब से कुछ दूरी पे, एक जितनी दूरी पे जैसे ही बल्ब ऑन करोगे तो वो जो आपने एक ज़हन में एक डिस्टेंस लिया, क्या उन सारे पॉइंट्स तक रोशनी एक साथ पहुंचेगी? वहां पे जो अब आपके पास पॉइंट्स होंगे वो सब, लेट्स से अगर वो मूव करते हैं तो वो सब एक साथ एनर्जी लेके मूव करेंगे। तो हम कहेंगे ऐसी सरफेस जिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं
उनका अगर सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होगा तो वो वेव फ्रंट कहलाएगा। जैसे आप तालाब में पत्थर फेंकते हो तो वो पत्थर के गिरने से उसकी सराउंडिंग में जो पानी होता है एक डिस्टेंस पे वो एक साथ मूव कर रहा होता है, तो वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन रखता है, वो वेव फ्रंट कहला रहा होता है। इसमें जो शर्त है वो क्या है कि अगर आपका मीडियम यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, यानी हर जगह पे डेंसिटी एक जैसी है, तो जनाब इसका मतलब वो वेव आपकी बाहर की जानिब एक साथ चलेगी, तो वो जो वेव फ्रंट होगा वो आपकी वेव के चलने के साथ क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये बात मैं आगे चल के डिटेल में समझाता हूँ राइट एंगल का लफ्ज क्या मतलब है। तो वो आपके पास एक लाइन आप खींचोगे वेव फ्रंट पे जो आपको डायरेक्शन ऑफ वेव दे रही होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव दे रही होगी, रे होगी। इस लाइन के बारे में ये असल में ये लफ्ज लिखा गया है कि ये जो रे है ना, ये बेसिकली राइट एंगल होगी किस पे, वेव फ्रंट पे। ये समझना है, यानी मोशन जो वेव की मोशन है ना, वो अब आपने किसकी मदद से समझनी है, रे की मदद से। और वो जो रे है वो बुनियादी तौर पे क्या है, राइट एंगल है किसके, वेव फ्रंट के। ये बात कही जा रही है, ठीक है। जैसे आप इस जगह देखें कि आपके पास एक लेक है, आपने उस स्टिल लेक है, आपने एक स्टोन गिराया, उसमें सर्कुलर रिपल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास ये जो सर्कुलर रिपल है ये आपके पास एक जैसी मोशन कर रहे हैं, एक साथ बाहर की जानिब मूव कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो सरफेस है, ये जो एक जैसा आपको रिपल दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। आप फिग में देख सकते हैं कि ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। फिर आपने इन वेव फ्रंट के ऊपर एक लाइन खींची, वो लाइन मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इंडिकेट कर रही है। ये लाइन अगर आप देखो तो ये वेव फ्रंट के साथ कितने का एंगल बना रही है, राइट एंगल पे चल रही है। रे आपके वेव फ्रंट के साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो अब इस लिहाज से हम दो तरह के वेव फ्रंट देखेंगे, एक को टू डायमेंशनल वेव फ्रंट कहेंगे, जैसे ये टू डायमेंशनल है, आपका सरफेस के ऊपर बना हुआ है, पानी के अंदर जो आप वेव फ्रंट इस वक्त देख रहे हैं, तो इसमें जो आपको रे दिख रही है वो बाहर की जानिब दिख रही है। तो जो सेंटर पॉइंट है जहां पे पत्थर गिरा था वहां से वो रेडियली आउटवर्ड रेडियली है, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब आपके पास ये सर्कुलर आ रहा है। अगर आपको एक ऐसा सिस्टम बना लो, जैसे आप रिपल टैंक, एक छोटी क्लासेस में आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, उस रिपल टैंक में आप एक स्टिक को डिप करते हो, ड्रॉप करते हो हॉरिजॉन्टली, तो अब जो वहां पे आपको ये रिपल्स बनते हुए दिखाई देंगे वो स्ट्रेट लाइंस की सूरत में होंगे। तो इसका मतलब वहां पे जितनी रेज बनेंगी वो पैरेलल होंगी, यानी दोनों बातों का मुआवजा आप इस फिक्स से देख सकते हो कि अगर सर्कुलर है तो आपके पास, ये तो स्फेरिकल की खैर एग्जांपल है, अगर आप इसमें देखें तो ज्यादा अच्छा है कि आपके पास ये जो आपको रे दिख रही है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, मगर अगर वो रे पैरेलल होती तो आपके जो अगर आपका जो वेव फ्रंट है वो आपका प्लेन वेव फ्रंट होता तो वो आपकी रे पैरेलल आनी थी एक दूसरे के, ठीक है। तो जो प्लेन वेव फ्रंट है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बात याद रख लीजिएगा, हर वेव फ्रंट का दूसरी वेव फ्रंट से जो दूरी है वो एक वेवलेंथ के बराबर होती है, यानी दो वेव फ्रंट्स के दरमियान की दूरी 1 लैम्डा होती है, 1 वेवलेंथ होती है। अब जब मैं थ्री डायमेंशनल की बात करता हूं, थ्री डायमेंशनल वेव फ्रंट की बात करता हूं, तो उससे पहले जरा प्लेन वेव फ्रंट की बात कर लेते हैं एक दफा फिर से, कि आपने तालाब में पत्थर फेंका, आप पानी की सतह पे एक वेव फ्रंट बनता हुआ देख रहे हैं जो कि गोल है, सर्कुलर है। अगर आप एक रिपल टैंक के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो वो एक स्ट्रेट है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट है। तो आपके पास जो जितने भी आप रे खींचेंगे वो जो रे होंगी वो आपके पास रिपल टैंक के अंदर कैसी बनेंगी, वो आपकी सारी की सारी एक दूसरे के क्या होंगी, वो रे आपकी पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है। जबकि जो सर्कल है उसमें वो पैरेलल नहीं होंगी। अब जरा 3D की बात कर लेते हैं। 3 डायमेंशन में स्फेरिकल वेव्स बनेंगी। जैसे आप सोचो सूरज है, सूरज से जो लाइट निकलेगी क्या वो हर तीनों तरफ में नहीं जाएगी, तो इसका मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब वो हर सिंथ में है, हर डायरेक्शन में है, तो आपकी जो रे होंगी वो रेडियल होंगी, जैसे यानी मरकज से कोई चीज बाहर निकल रही होगी, ठीक है। सो वो जिस सिंथ में लाइट जा रही होगी इसी सिंथ में वेव फ्रंट आपको जाते हुए दिखाई, रेस जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो आपके जितने भी वेव फ्रंट बनेंगे, यानी स्फेरिकल हो जाए, या सर्कुलर हो जाए, ये सारे कंसेंट्रिक होंगे, यानी रेडियस बढ़ता जाएगा मगर उनका मरकज क्या रहेगा, सेम रहेगा।
जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप मिसाल देखो, सूरज से जो लाइट हम तक आ रही है वो अब वेव फ्रंट्स की मदद से आ रही है, तो वो सूरज से चलने वाला वेव फ्रंट जब हम तक पहुंचेगा कितना बड़ा हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। तो वो सारे का सारा वेव फ्रंट तो मेरी जमीन से टक्कर नहीं खाएगा, उसका एक पैच टक्कर खाएगा। तो इसका मतलब पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट मेरी अर्थ को नहीं मिल रहा, मुझे उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक पैच मिल रहा है। तो वो आप उसे प्लेन मानोगे कि भाई वो आपके पास ऑलमोस्ट प्लेन होगा, इतना ह्यूज हो चुका होगा कि आप उसे प्लेन वेव फ्रंट मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज से जो रोशनी मेरी जमीन तक पहुंच रही है वो प्लेन वेव फ्रंट्स की सूरत में हम तक पहुंच रही है। ठीक है जनाब, तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। हमने वेव्स के बारे में पढ़ा, हमने वेव्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, उसके लिहाज से उसकी टाइप्स देखी, फिर हमने वेव्स को उसकी प्रोपोगेशन के लिहाज से मुख्तलिफ हिस्सों में देखा। हमने उसके ट्रांसफर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, पल्स वेव, पल्स ट्रेन, फिर वन डायमेंशनल वेव फ्रंट, टू डायमेंशनल वेव फ्रंट, थ्री डायमेंशनल वेव फ्रंट के लिहाज से भी हमने इनको कैटेगराइज किया। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।